हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और बहुत जम के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए हैं पूरी सीएमए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का पूरा डिटेल्ड रिवीजन, जो कि आपके जून 25 में बहुत काम आने वाला है। मेरे सीएमए फाउंडेशन वाले जितने भी सारे बच्चे ये देख रहे हैं, उन सभी के लिए एवीजे एकेडमी की तरफ से मैं सीएम मोहित श्रीवास्तव आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ लेकर के आया हूँ, जिसमें हमने अपने बहुत से इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी तक पिछले कुछ लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं बहुत ही कम टाइम में और पूरा डिटेल में। उसी प्रकार से आज हम मिले हैं उसी कड़ी में एक और कदम बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं थियरी ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और आप चैनल पर जाके विजिट भी कर सकते हैं। तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरा रिवीजन मिल जाएगा अब तक का, और आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं जो हम करने वाले हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। बट शर्त यह है कि आपको क्या करना है, अच्छे से इन लेक्चर को देखना है। अगर आप सच में एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप सारे लेक्चर को अच्छे से देख लें, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर करवाया है और बहुत ही कम टाइम में, जो कि आपके लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से काम करने वाला है और आपको श्योर शॉर्ट पास भी करवा देगा अगर आपने सही से देखा। और कोई डाउट आए तो आप कमेंट में तो पूछ ही सकते हैं, आराम से कमेंट के जरिए इजीली पूछ लीजिए, नो दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज का टारगेट क्या है हमारा। तो आज हमें करना है थियरी ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले प्रोडक्शन का मीनिंग पता हो हमें, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है देखिए। तो प्रोडक्शन मीन्स कोई प्रोसेस, किस चीज के लिए प्रोसेस, प्रोसेस क्यों की जा रही है, टू चेंज द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रॉ मटेरियल किसमें, फिनिश गुड्स के अंदर। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रोडक्शन कहलाती है। इन शॉर्ट एग्जाम में एमसीक्यू कैसे बनेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन व्हेन द रॉ मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म इनटू फिनिश गुड्स। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं, डिमांड कहते हैं, सप्लाई कहते हैं, कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं। कोई से भी चार ऑप्शन बन जाएंगे, बट हमें क्या याद रखना है, प्रोडक्शन होता है ये। ठीक है, तो बट इकोनॉमिक्स के सेंस में अगर आगे देखेंगे, ये तो जनरल मीनिंग हो गया, बट इकोनॉमिक के सेंस में क्या होता है, इसका मतलब कि क्या हम सच में कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या हम सच में कुछ बनाते हैं, या फिर हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज जो होती है उसको ही हम क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसको ही हम क्या करते हैं, उसमें यूटिलिटी ऐड कर रहे होते हैं। जैसे वुड का एग्जांपल ले लो, लकड़ी का। तो अगर खाली ऐसी लकड़ी पड़ी हुई है ऐसी, तो क्या वो हमारे किसी काम की है, नहीं, किसी काम की नहीं है। बट हम उस लकड़ी से फर्नीचर बना सकते हैं, उस लकड़ी से हम टेबल बना सकते हैं, उस लकड़ी से हम चेयर बना सकते हैं, तब जाकर के हमें उस लकड़ी का फायदा नजर आएगा, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, उसे अपने काम में लेकर के आ सकते हैं। अदरवाइज वो किसी काम की है ही नहीं ना। अगर आपने चेयर बनाया तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं मस्ती से, अगर आपने टेबल बनाया तो आप टेबल पर रख करके पढ़ाई कर सकते हैं, उस पर कुछ रख करके खाना खा सकते हैं, या उस पर रख के पढ़ा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर आपने फर्नीचर बना लिया तो आप उस पर सो सकते हैं, बेड बना लिया, सोफा बना लिया, आराम से लेटो बैठो सो, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, एग्जिस्टिंग जो चीज़ है उसी को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, किसी फाइनल प्रोडक्ट में, और उससे भी इंपॉर्टेंट किसी यूजफुल प्रोडक्ट में, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने जीवन में। तो आइए देखते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स, मेकिंग ऑफ द गुड्स और क्रिएशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। और अगर हम ये अपने घर गृहस्थी के लिए कर रहे हैं तो ये प्रोडक्शन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक के अंदर इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंसिडर किया जाएगा। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज जो हमने क्यों की है, वो हमने किया पैसा कमाने के लिए। अगर आप अपने घर के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो थोड़ी काउंट होगा इकोनॉमिक्स के अंदर। हमें तो क्या करना है, उसको कन्वर्ट करके मार्केट में बेचना है और उससे पैसे कमाने हैं, तब जाके हम बोलेंगे जी हाँ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। अदरवाइज आप घर में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का नहीं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। हमने देखे थे कि पिछले लेक्चर में हमने जाते जाते लास्ट में पढ़ा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जिन्हें इनपुट्स भी कहते हैं। तो 4 टाइप के फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को हमारी बुक में क्या समझाया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी बोला गया है। तो आइए एक एक करके सबके फीचर डिटेल में समझते हैं, तो अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले लैंड देख लेते हैं। लैंड का मतलब क्या है, आइए। तो लैंड इज इक्वल टू कॉमन यूसेज। देखो लैंड का मतलब नॉर्मली हम समझते हैं ये जो पृथ्वी है, ये जो जमीन है, जो भूमि है, ये क्या है, ये लैंड है। बट इन इकोनॉमिक्स लैंड का मतलब इससे भी ज्यादा है। लैंड का मतलब है कि हमें जो भी प्रकृति से एज अ फ्री गिफ्ट मिला है वो सब किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा दोस्त, वो सब लैंड के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो लैंड का मतलब सिर्फ जमीन से ही नहीं, बल्कि माउंटेन्स, रिवर्स, ठीक है, जो सॉइल है वो, एयर, ये जो हमें फ्रीली अवेलेबल है इजीली, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हमारे, ये सब क्या कहलाएंगे,
ये सब लैंड कहलाएंगे। ठीक है, देखो लैंड इन कॉमन सॉइल, आमतौर पर हम कहते हैं जो सॉइल है, सरफेस है ऑफ अर्थ, यानी जो जमीन है वो, बट एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में इसको और भी ज़्यादा समझाया गया है। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाटर, क्लाइमेट, मिनरल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब किसके अंदर आएंगे? लैंड के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, इट मेनली सप्लाई फूड टू पीपल, प्रोवाइड स्पेस फॉर वर्क एंड सप्लाई रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री, यानी इनका काम क्या होता है? या तो हमें खाना प्रदान कर रहे होते हैं, ठीक है, या हमें जगह दे रहे होते हैं काम करने के लिए, या फिर हमें रॉ मटेरियल देते हैं हमारी इंडस्ट्री को। तो ये सब चीज़ क्या होती है? एज अ लैंड होती है। अब देखो फीचर पढ़ोगे तो और डिटेल में समझ आएगा। सबसे पहले लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, ये हमें फ्रीली अवेलेबल है। बताओ क्या आपको सनलाइट के लिए किसी को पे करना पड़ता है क्या? क्या आप सूरज देव को सुबह 1000 रुपये चढ़ाते हो, 10 रुपये चढ़ाते हो, 11 रुपये चढ़ाते हो, 51 रुपये चढ़ाते हो, ऐसा कुछ करते हो क्या? नहीं। क्या आप माउंटेन्स के लिए माउंटेन और बन जाएं तो आप उसके लिए क्या करते हो? अपने माउंटेन अंदर रातों रात आप भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो, अरे भगवान जी माउंटेन्स पहाड़ बना दो, आपको क्या उन्हें प्रसाद चढ़ाएंगे, ऐसा करते हो क्या? नहीं। तो इजीली अवेलेबल है ना हमारे लिए। क्या आप जो हवा मिलती है हमें, जो नेचुरल हवा है उसकी बात हो रही है, क्या उसके लिए किसी को पैसे देते हो? पवन देवता को पैसे देते हो? नहीं, नेचुरली मिलता है ना, वो भगवान जी का मन कर रहा है चलो हवा चला देते हैं, बारिश हो रही है चलो बारिश करवा देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, लोकेशन ऑफ लैंड, डिपॉजिट ऑफ मिनरल एट सर्टेन प्लेस एंड क्लाइमेट कंडीशन आर नो डाउट गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, सीधी बात हो गई। तो लिमिटेड इन सप्लाई, अब देखो ये जो है सप्लाई जो है इसकी क्या लिमिटेड है? हाँ, हमें जो इंडिया का अगर हम बात कर ले, इंडिया का जो हमारा रीजन है या इंडिया की जो भी हमारी बाउंड्री है ये फिक्स है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने आस पड़ोस के देश पर कब्जा कर ले और कह रहे हो ये भी इंडिया है, ये गलत बात हो जाएगी ना। ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम और कंट्रीज की तरह नहीं है, चाइना की तरह तो नहीं है कि हम क्या करें कब्जा कर ले दूसरे कंट्री पे, नहीं, हमें शेयर करते नहीं करते। हम ईमानदारी से जो हमें मिला है हम आराम से उसमें अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ लैंड। और अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करोगे तो जितनी पृथ्वी है उतनी ही तो पृथ्वी है। क्या हम पृथ्वी को बड़ा कर सकते हैं क्या? बल्कि हम तो कम ही करे जा रहे हैं अपने एक्शंस के जरिए, तो पृथ्वी को हम बढ़ा नहीं सकते। तो सप्लाई ऑफ लैंड क्या है? इज फिक्स। ठीक है, तो लिमिटेड है। द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री, ठीक है, कंट्री की बात करो ये तो सेम ही रहेगा, बढ़ा थोड़ी सकते हैं इतनी चीज़ें। ठीक है, तो सर्टेन रिसोर्स लाइक ऑयल, गैस, कोल एंड सम स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ मे नॉट बी अवेलेबल आफ्टर सम टाइम। इसलिए बोला गया, अभी कुछ टाइम पहले देखा था ना कि टाइगर्स क्या हो रहे हैं, हमारे इंस्टिंक्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं मतलब। तो उनको क्या किया गया? बाहर से लेकर के आए थे हम लोग और टाइगर बढ़ाने के लिए अपने देश में। तो भाई यही सब ये क्या होता है, धीरे खत्म हो जाता है। नेचुरल हमारे क्या हो जाएंगे टाइम बाद खत्म होने का खतरा बना रहता है ना, तभी कहते हैं अच्छे से यूज़ करो। इमोबिल फैक्टर, क्या हम जमीन को या लैंड को उठा करके जेब में रख करके लेके आ सकते हैं कहीं से कहीं पे भी? नहीं। काश ऐसा हो पाता तो आज गांव की जमीन को शहर में लेकर के आ जाते तो मजा ही आता, करोड़पति बन जाते, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते, है ना। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, लैंड को लेके नहीं आ सकते, ये चीज़ है। तो लैंड कैन नॉट बी मूव्ड, तो हम लैंड को मूव नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक अदर फैक्टर। तो जैसे कि लेबर इधर से उधर जा सकती है ना, वर्कर जो इधर से उधर जा सकते हैं इजीली, कैपिटल ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, बट लैंड को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट्स ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर, इसका मालिकाना ट्रांसफर कर सकते हो आप पेपर पे, आज मेरे नाम पे कल तेरे नाम पर है जा, लेकिन क्या हम उसे उठा करके लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते। एंड इट यूज कैन बी शिफ्टेड, इसे यूज शिफ्ट कर सकते हैं, भाई आज मैं यूज़ करो कल तुम यूज़ कर लेना। ठीक है, फ्रॉम क्रॉप टू अनदर क्रॉप, जैसे कि अभी कभी होता है ना कि कुछ ज़मीन पर हम कुछ समय के लिए हमने गेहूँ उगा लिए, फिर हम चावल भी उगा लिए या कोई और फसल उगा ली उस पर, तो वो हो सकता है शिफ्ट कर सकते हैं, बट हम उसे उठा करके लेके नहीं आ सकते। ठीक है, उसका यूज शिफ्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न बोले तो यानी देखो एक एरिया है, यानी एक ज़मीन है, ये एक ज़मीन है, ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी मान लो 1000 पर हेक्टेयर है। ठीक है, अब इस पर 4 लोग काम करते हैं तो 1000 पर हेक्टेयर के हिसाब से आउटपुट निकाल लेते हैं। लेकिन वहीं और 4 लोग ही हैं जिस पर काम कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन मैंने इस पर 100 लोग लगा दिए, बताओ अब क्या प्रोडक्शन हो पाएगा? अच्छे से नहीं हो पाएगा ना। प्रोडक्शन जैसे जैसे हम क्या करते रहेंगे, अपने इनपुट्स बढ़ाते रहेंगे, अपनी लेबर इस पर बढ़ा देंगे या इस पर और रिसोर्स लगा देंगे, तो भाई ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी वो तो खत्म हो जाएगी और प्रोडक्शन जो होगा बढ़ने की जगह कम हो जाएगी, क्योंकि सब क्या करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, भाई लड़ाई हो जाएगी, बातें करेंगे, जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उतना प्रोडक्शन एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। मान लो 800 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हो जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने इस पर लेबर या कोई और रिसोर्स इस पर लगाए एक लिमिट से ज़्यादा, तो इसकी क्या हो गई, सप्लाई या डिमिनिशिंग जो इसकी रिटर्न है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। देखो, अर्ली इकोनॉमिस्ट हेल्ड द व्यू दैट द लैंड इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इंक्रीज यूज ऑफ कैपिटल या लेबर और एनी गिवन क्वांटिटी, ठीक है,
लैंड वुड गिव अस डिमिनिशिंग रिटर्न। तो यानी कि देखो 1000 से 800 पे आ गए ना, तो यही कहने का तात्पर्य है इसका, ठीक है। लैंड डिफर इन फर्टिलिटी, ऑब्वियसली देखो मान लेते हैं किसी यूपी की जो लैंड है वहाँ पे कोई और जो आइटम है, वहाँ पे गेहूँ अगर मान लो ज़्यादा हो रहा है, वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में हो सकता है चावल ज़्यादा सही से अच्छे उग रहे हों। तो वो डिपेंड करता है लैंड की जगह के हिसाब से, फर्टिलिटी के हिसाब से, उसकी प्रोडक्टिविटी, तो ये डिफर करेगा। तो देयर विल बी डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड नेचुरली, द आउटपुट चेंज फ्रॉम वन प्लॉट टू अदर, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज peculiarities of land, the early economics considered land as separate from factor of production। तो लैंड क्या है, बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अलग है, ठीक है, बस सीधी बात है। लेबर की बात कर लो, अगर लेबर का मतलब जो आमतौर से हमारे जीवन में हमें समझ आता है वो होता है, हम लेबर जब भी सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि लेबर का मतलब क्या हो गया, जो वर्कर है, जो मजदूर है, ये सब क्या आते हैं, लेबर में आते हैं। बट लेबर का मतलब ये नहीं है, ना 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 ना, लेबर का मतलब क्या है, बल्कि लेबर का मतलब है रोस्ट, लेबर का मतलब क्या है, एफर्ट्स। अब ये एफर्ट्स जो हैं वेदर फिजिकल फॉर्म में किए गए हों या फिर मेंटल फॉर्म में किए गए हो, मेंटल मतलब कि स्किल फॉर्म में, दिमागी तौर से आपने मेहनत करी हो, तो आप या तो फिजिकली मेहनत कर रहे हैं या आप दिमागी तौर से मेहनत कर रहे हैं, दोनों को ही क्या बोला जाता है, लेबर बोला जाता है। सर लेकिन लेबर तो वो होता है ना वर्कर जो पत्थर तोड़ता है, नहीं 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 नहीं, देखो यही तो बात समझने की है। हम लोग आज तक जो बोलते आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं, वो हम आम तौर से बोले जा रहे हैं। बट इन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये जो सब चीजें होती हैं, एफर्ट्स को लेबर बोला जाता है, और जो इन एफर्ट्स को कर रहा होता है वो इंसान, चाहे वो मजदूर है, ठीक है, या फिर वो अपना कोई भी प्रोफेशनल है, ये कहलाते हैं लेबरर। तो हम लोग लेबरर को ही लेबर कह देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस इतनी सी बात है। तो लेबर चाहे फिजिकल फॉर्म में की गई हो या मेंटल फॉर्म में की गई हो, दिमागी तौर से की गई मेहनत, दोनों ही लेबर होते हैं। लेकिन जो करने वाले उनको लेबरर बोलते हैं, ये बात है, ठीक है। तो देखो ये बताएगा यहाँ पर, पढ़ लो इस बात को। इन द ऑर्डिनरी यूसेज लेबर स्टैंड फॉर ओनली फिजिकल लेबर, ठीक है, हम लोग उसी को लेबर कह देते हैं बेचारे को, ठीक है। बट इन इकोनॉमिक्स लेबर मीन्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल सर्विस इंगेज इन प्रोडक्शन टू अर्न इनकम, और वो भी कैसे वाली, जो इनकम के लिए किया गया उसे लेबर बोला जाएगा, ठीक है। जैसे घर में मान लो कि आपने पानी की बोतलें भर दी फ्रिज में रखने के लिए, मेहनत करी ना आपने, तो क्या आप लेबर बन गए, आपको पैसा मिलेगा क्या, मम्मी से कहो मम्मी लाओ पैसे दो, मम्मी रैपट देंगे उठा कर गया ना, फ्लाइंग चप्पल आ जाएगी मस्ती में, तो वो नहीं। तो मेहनत तो वहाँ भी लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, वो आपको काउंट नहीं होगा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स से क्या काउंट होगा, सिर्फ जो पैसों के लिए किया गया कार्य हो, ठीक है। आपने प्यार से खाना बना दिया घर पे, तो आप लेबर कहलाओगे, वो तो आउट ऑफ लव अफेक्शन कहलाएगा, तो लेबर में काउंट नहीं होगा इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या आपने आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दिया, या ऐसे मस्ती मस्ती में कर दिया, जब आउट ऑफ प्लेजर कर दिया तो उसको काउंट नहीं होगा। लेकिन आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं तो उसे वो कहलाई जाएगी लेबरगिरी, ठीक है, उसे लेबर बोलेंगे। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, कौन से वाले, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड कार्ल मार्क्स हैव कंसिडर्ड लेबर एज द सोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो कार्ल, ये ध्यान रखना, किसने लेबर को सोल फैक्टर प्रोडक्शन का, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने किसे बोला सोल फैक्टर, लेबर को। तो ये दो पॉइंट है, इधर से पढ़ लो या उधर से पढ़ लो, एग्जाम में बन सकता है। चलो अब लेबर के फीचर देख लो, लैंड के फीचर देखा, लेबर के फीचर देख लेते हैं। फीचर ऑफ लेबर, लेबर इज इंसेपरेबल। क्या हम, लेबर का मतलब क्या होता है, एफर्ट, ध्यान रखना, लेबर का मतलब एफर्ट। क्या मैं लेबर को लेबरर से अलग कर सकता हूं, नहीं कर सकता। जो एफर्ट है वो तो क्या है, लेबरर के है ना। क्या मैं आपकी मेहनत को आपसे अलग कर सकता हूं, क्या आपकी नॉलेज को आपसे अलग कर सकता हूं, नहीं कर सकते। तो ये इनसेपरेबल है, ठीक है, तो ध्यान रखना, इट इज इनसेपरेबल। दूसरा, लेबर इज पेरिशेबल। आपने सोचा कि यार अब मैं आज नहीं पढ़ रहा, मैं ना कल पढ़ लूंगा, मैं आज 4 घंटे नहीं पढ़ रहा, मैं कल 8 घंटे पढ़ लूंगा। क्या जो आज की जो 4 घंटे की जो मेहनत आप कर सकते थे, क्या आप उसे स्टोर कर सकते हैं, वो तो खत्म हो गई, वो तो गई। कल के 8 घंटे नहीं मिले, लेकिन तो आज के 4 घंटे वो तो बर्बाद हो गए। तो आप अपनी मेहनत को स्टोर नहीं कर सकते, वो अगर आपने नहीं की तो गई, आज का टाइम तो गया, निपट गया। तो ये चीज़ है। तो इफ वर्कर डज नॉट फाइंड वर्क ऑन पर्टिकुलर डे, अगर आपको आज काम नहीं मिला तो आज का आपका दिन तो गया, आपको कुछ नहीं मिला, कोई एफर्ट नहीं लगा आपका। अच्छा कल लगा लो, कल एक्स्ट्रा लगा लो, तो क्या होगा, कल के लिए ना, आज के लिए तो कुछ नहीं, वो तो निकल गया दिन, ठीक है। तो लेबर इज लॉस्ट फॉर द डे, लाइक अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर कैन नॉट बी प्रिजर्व और स्टोर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये, ठीक है। सप्लाई ऑफ लेबर,
लेबर ऑफर मोर लेबर एट लोअर वेजेस, सीधी बात है, लेबर ऑफर मोर लेबर एट लोअर वेजेस, व्हेन वेज राइज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल दे प्रेफर टू एंजॉय लेजर एंड सप्लाई लेस लेबर, इट इज ऑब्जर्व दैट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग एट हायर वेजेस। ये बात को समझो, देखो एक आदमी है जिसको काम नहीं मिल रहा और उसको काम मिल जाएगा तो काम करने लगेगा, ये नहीं कि कम रेट पे काम मिल रहा है तो उस मान 10,000 में उससे महीने भर के लिए काम करवाया तो करेगा। उससे बोला गया कि भाई 10,000 में आप 8 घंटे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उससे बोला गया चलो हम आपके वेज बढ़ाते हैं, आपको 15,000 दे देते हैं, आप 8 घंटे के 9 घंटे काम कर लो, ठीक है कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो मान गया। फिर उससे बोला हम आपको 25,000 रुपये देंगे, आप 9 के लिए 12 घंटे काम कर लो, तो चलो ये भी कर लूँगा, ठीक है। फिर उससे बोला गया कि आपको 30,000 रुपये देंगे, आपको 12 घंटे के लिए 23 घंटे काम करना पड़ेगा। अब कहेगा नहीं, अपना फैमिली टाइम भी इंजॉय करना है, अपना पर्सनल टाइम, अपना खाली समय भी तो मेरे को पर्सनल टाइम भी तो होना चाहिए ना, मेन टाइम होता है अपना, वो टाइम तो मिल नहीं रहा भाई को। तो वो जैसे जैसे हमारे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं क्या ठीक है बहुत कर ली मैंने, तब अब थोड़ा रिलैक्स चाहिए लाइफ में, थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ा अपने खाली समय भी चाहिए जिसके अंदर हम अपने फैमिली को टाइम दे पाएँ, अपने मौज मस्ती कर पाएँ। तो वो टाइम से 24 में 23 घंटे काम करते रहोगे तो भाई कितना ही पैसा मिलेगा, कोई नहीं करना चाहेगा, है ना, तो गलत बात हो जाएगी। तो वही चीज़ लिखी है। इसलिए सर कर्व कैसा बनता है ये याद रखना, सप्लाई ऑफ लेबर कर्व कैसा होता है, बैकवर्ड बेंडिंग एट हायर वेजेस, तो हायर वेज पे कर्व कैसा बनता है, बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है। तो ये देखो ये लिखा है, लेबर ऑफर मोर लेबर, यानी लेबर जो है जो अपनी मेहनत ऑफर करता है वो कम कब ज़्यादा करता है, जब कम रेट मिल रहा होता है एज पर द इकोनॉमिक्स। और व्हेन वेज राइज बियॉन्ड, यानी एक लेवल से बाद, हमारे एग्जाम्पल में 30-25,000 के बाद बढ़ गई लेबर गिरी, यानी मैं वेजेस बढ़ गए तो उसने मना कर दिया, अब नहीं, अब मैं कम काम करूँगा, ठीक है, अब बहुत पैसा है मेरे पास, ये चीज़ हो जाती है। वीक बार्गेनिंग पावर, ऑब्वियसली जब हमारे देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है तो सस्ते से सस्ता मजदूर भी मिल जाता है, सस्ते से सस्ते लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए, और जो महंगे वाले होते हैं जो सोचते हैं कि हम तो ज़्यादा में करेंगे तो फिर उनको तो मिलता ही नहीं काम। इसलिए क्या होता है, वीक बार्गेनिंग पावर होती है, करना है करो, नहीं करना तो कोई और मिल जाएगा आपसे भी कम रेट पे काम करने वाला, ठीक है। तो लेबर हैज़ लेस बार्गेनिंग पावर, इट इज़ पेरिशेबल थिंग, और उसे ही पता है कि अगर आज से काम नहीं मिलता उसका तो आज का दिन तो गया, तो कम रेट पे ही काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इन द सेम वे द ट्रेड यूनियन आर नॉट स्ट्रेंथेंड सो दैट कैन नॉट बी फाइट फॉर बेटर वेजेस। बट खैर आजकल की डेट में तो कुछ लेबर लॉज वगैरह भी बन गए हैं काफ़ी हद तक, तो एटलीस्ट सर्टेन मिनिमम वेज तो मिलना ही चाहिए, ऐसा बोला जाता है। डिफर इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ऑब्वियसली अलग अलग लेबर, अलग अलग लोग, सबकी क्या होती है, एफिशिएंसी अलग अलग होती है। मेरे काम करने का तरीका अलग है, मेरी एफिशिएंसी अलग है, आपके काम करने का तरीका अलग है, आपकी एफिशिएंसी नॉर्मली अलग होगी। दो लोगों के पढ़ने की एफिशिएंसी अलग होती है, कोई 2 घंटे में ज़्यादा पढ़ लेता है, ठीक है, कोई 4 घंटे में भी इसके बराबर पढ़ पाता है, तो उसकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है और सबका अपना अपना तरीका है, तो वही चीज़ होती है। तो ये होता है आपके लेबर के फीचर, ठीक है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है दोस्त, ठीक है। कैपिटल का मतलब नॉर्मली अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या आम जनता में क्या बोला जाता है, पैसा किसी इंडिविजुअल का या फर्म का, यानी कैपिटल पूंजी, इन शॉर्ट ये बोला जाता है, ठीक है। मनी इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल व्हेन इट इज यूज्ड टू परचेज मशीनरी, टूल्स, रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे जो भी लिखा है इतना काम का नहीं है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बस मैं बता दूँ क्या इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल का मतलब होता है आपका कि वो रिसोर्स जो आपको और इनकम कमाने में हेल्प करे, वो होती है कैपिटल। इन शॉर्ट बिजनेस में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मशीन हो गई, ठीक है, जैसे उसके अंदर आपके प्लांट हो गए, बिल्डिंग हो गई, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट से जो आपने पैसा, जो आपने पूंजी इकट्ठी करी है, उससे आप और पैसा कमा रहे हो ना, मशीन से और प्रोडक्ट कमाओगे ना, और प्रोडक्ट बनाओगे और उससे पैसा कमाओगे नेचुरली। तो ये बोला है, ये होता है असली कैपिटल का मतलब। तो कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम द वेल्थ। वेल्थ क्या होती है, जो आपका स्टोर्ड पैसा है, और कैपिटल आपके पैसे को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। यानी कैपिटल वो चीज़ होती है जो वेल्थ को बढ़ाए हमारे, ठीक है, वो रिसोर्स जो हमारी वेल्थ को बढ़ाने का काम करे। तो अल्टीमेटली इट इज दीज मैन मेड गुड्स। एग्जाम का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मैन मेड फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चारों में से कौन सा ऐसा मैन मेड फैक्टर है? ध्यान रखना कैपिटल मैन मेड है, यानी बताया ना भी कि आप जितना काम करेंगे, जितना अच्छे से यूज़ करेंगे अपने मशीन इक्विपमेंट को, उतनी ज़्यादा कैपिटल जनरेट होगी, उतना कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। तो कैपिटल को हम बनाते हैं। क्या लैंड को हमने बनाया था? लैंड तो फ्री गिफ्ट था। क्या लेबर को हम बनाते हैं ना? हम नहीं बनाते। लेबर तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर है ना, ऑटोमेटिक है वो, हमने उसे जनरेट नहीं कर रहे हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर है। कैपिटल को हम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन सा फैक्टर है जो मैन मेड है। जैसे मशीन हो गया, मशीन को हमने बनाया है,
टूल्स को हमने बनाया है, दैट हैज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो कैपिटल क्या हो गया, जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है और हमारे लिए इनकम या पैसा कमाने का काम करता है। दीज आर वाइटल रेजिंग प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर। अब कैपिटल के फंक्शन क्या होते हैं देखो और अच्छे समझ आएगा। कैपिटल सप्लाई टूल्स एंड मशीन, कैपिटल बताया था ना क्या होता है, टूल्स और मशीन होते हैं जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दैट असिस्ट द लेबर, ठीक है, कि कैसे काम किया जाए। अदरवाइज हाथ से ही लेबर काम करता है तो बहुत समय लगेगा करने में, लेकिन अगर आपके पास इक्विपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी होगी, तो आप अच्छे से और जल्दी और एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, ये चीज़ है, ठीक है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, बता दिया कि अब वही काम अगर हाथों से किया जा रहा है या मैन मेड किया है तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी होगी, मशीन होगी तो जल्दी हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। तो पर कैपिटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ जाती है इससे, ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा इससे। कैपिटल सप्लाईज रॉ मटेरियल, कैपिटल क्या करती है, रॉ मटेरियल भी सप्लाई करती है। जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल बढ़ेगी, इक्विपमेंट बढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट चाहिए बढ़ेगी, और मुझे मशीन चाहिए तो मशीन बनाने के लिए भी क्या लगेगा, लेबर लगेगी, तो लेबर को क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। और अगर मेरे पास ज्यादा मशीन होगी तो मशीनों को चलाने के लिए भी मुझे को ज्यादा लोग चाहिए ना, तो ऐसे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये सीधी बात हो जाती है हमारी। प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है, रोडवेज, रेलवेज, शिप, ये भी तो क्या है, कैपिटल का ही पार्ट है एक तरीके से। ये क्या है, ये होती है हमारी सोशल कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ये सोशल कैपिटल जो हमें मिली हुई है, जो सब लोग यूज कर सकते हैं, वो कैपिटल हो गई। कुछ कैपिटल होती है पर्सनल कैपिटल, इंडिविजुअल कैपिटल, जो हमारे पर्सनल है, यानी हमारी फर्म की है, जिसमें सिर्फ मेरा राइट है। और सोशल कैपिटल वो जिसमें सबका राइट है, यानी शिप हो गया, रोड हो गया, हमारे लिए रेलवे हो गया, तो सब लोग जा सकते हैं ना, सब लोग। ये भी तो क्या है, बड़ी बड़ी मशीन्स ही है ना एक तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन सबको भी, इन चीज़ों को सब लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया सोशल कैपिटल, ठीक है। और ये हमारे लिए कर सकते हैं, मुझे अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है तो ईजी हो जाता है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो ये लिखा है देखो, हेल्प द ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल टू द साइट ऑफ द प्रोडक्शन एंड फिनिश गुड टू द मार्केट, ठीक है, सीधी बात। पेमेंट ऑफ फैक्टर, कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मनी इज यूजफुल फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस वेजेस टू द लेबर इवन बिफोर द गुड्स आर सोल्ड द मार्केट। बस कैपिटल तो पैसा भी तो क्या होता है, कैपिटल का पार्ट होता है। तो मैं एडवांस दे करके लेबर को हायर कर सकता हूँ, आइए काम कीजिए, आपको काम मिलेगा, एडवांस लीजिए, मस्ती कीजिए, ठीक है। फिर बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है भाई साहब, यहाँ तक समझ आया ना, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। एंटरप्रेन्योर बोले तो एक वो व्यक्ति जो ऊपर के सारे तीनों फैक्टरों क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, और क्या कर रहा है, उनसे सही से आउटपुट निकलवा रहा है, सही से प्रोडक्टिविटी करवा पा रहा है। ऐसा एक व्यक्ति हमें चाहिए पड़ेगा। उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, एंटरप्रेन्योर, जो कि सारा का सारा क्या करेगा, रिस्क को बेयर करेगा। क्योंकि भाई अगर बिजनेस नहीं चला तो उसका नुकसान होगा ना, बाकी लोग तो, लेबर तो अपना वेज लेके चली जाएगी, कैपिटल जहाँ से हमने इंटरेस्ट लेके, इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें उस पर, ठीक है। बाकी चीज़ों का क्या, जो नुकसान बेयर करें, अल्टीमेटली इन सबको इकट्ठा करके इनसे सही से काम निकलवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसी के दिमाग में आइडिया आया था कुछ प्रोडक्शन करने का, ठीक है। देखो, द पर्सन हु ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर के और नाम क्या हो गए, जो मैनेज करता है, यानी मैनेजर या ऑर्गेनाइजर, ठीक है। ये सब भी क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। इन सबका भी नाम क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। He is considered as a separate factor because he perform specific function different from those of other factors। सबसे अलग फंक्शन है भाई इसका, कि यही क्या कर रहा है, सुपरवाइजर कर रहा है सबको, सुपरवाइजरी करके उनसे मैनेज करवा के उनसे सही से काम निकलवा रहा है। Nowadays entrepreneur is not considered separate factor but a special type of human laborer। ये भी कह सकते हैं ह्यूमन, क्योंकि भाई ये भी काम कर रहा है ना अपने लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगा। Whenever the ownership and management are one and the same entrepreneur has to perform certain specific function। अब क्या क्या करना होता है, देखो आपके मन में भी सवाल आता होगा, जैसे शार्क टैंक इंडिया देखा है, उसके अंदर नए नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और कुछ स्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर्स के अंदर बैठे होते हैं इन्वेस्टमेंट देने के लिए। तो वही होते हैं, इन लोगों ने क्या करा, एक आइडिया आया इनके दिमाग में, फिर इन्होंने उस आइडिया को एग्जीक्यूट करा, तो यही लोग क्या बन गए, आगे चल के सक्सेसफुल हो गए तो एंटरप्रेन्योर बन गए, और जो सक्सेसफुल नहीं हुए उनका तो पता ही नहीं क्या हुआ। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने, इनिशिएशन करा बिजनेस का। तो एंटरप्रेन्योर हैज टू इनिशिएट, तो भाई जो इनिशिएट करता है उसे ही रिस्क मिलेगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा, सक्सेसफुल होगा तो रिवॉर्ड, नहीं हुआ तो इनिशिएट। इसलिए मोस्ट लोग डरते हैं स्टार्टअप करने से या अपना बिजनेस चालू करने से, रहता ना कि भाई नहीं चला तो क्या होगा, टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद, सब दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बाय मोबिलाइजिंग अदर फैक्टर, यानी सारे फैक्टर को मोबिलाइज करके इधर एक जगह ले जा ला करके उनसे काम नहीं करवा करके, कौन करवाएगा सारी की सच्ची, एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उसका आइडिया है, उसका दिमाग में, उसे पता है क्या करना है, कैसे करना है और कितना प्रोडक्शन करना है, तो वो जानता है। ऑल द प्राइमरी वर्क टू स्टार्ट द बिजनेस विल बी अंडरटेकन बाय, तो सारा का सारा
जो शुरुआत करने का जो काम होगा वो कौन करेगा, हमारा एंटरप्रेन्योर करेगा। आ गया डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली बताया अभी कि सारे जो डिसीजन मेकिंग वो कौन लेगा, एंटरप्रेन्योर लेगा। चाहे कितने पे बेचना है, कितना बनाना है, क्या प्राइस रखना है, मार्केटिंग कैसे होगी, साइज क्या होगा, वो सब चीज़ें, ठीक है। चूजिंग द टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी से मुझे अपना प्रोडक्ट बनाना है, ये भी कौन चुनेगा, एंटरप्रेन्योर चाहेगा ना भाई मुझे इतना पैसा मेरे पास, तो उसका ध्यान रखते हुए मैं इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता हूँ, या इतना पैसा मेरे पास इसको यूज़ करके मैं इतना पैसा बना सकता हूँ, तो वो सबका अपना अपना होगा। इनोवेशन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, इनोवेशन करता रहना लगातार। अगर वो इनोवेशन नहीं करेगा तो मार्केट से आउट हो जाएगा, कोई और उसको कॉपी करके उससे भी आगे निकल सकते हैं। तो ये चीज़ इसलिए क्या करना है, इस डायनेमिक एनवायरनमेंट में आपको क्या करना है, नए नए मेथड्स, नई नई टेक्निक और नए नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते रहना पड़ेगा समय समय पर, ठीक है। पे द रिवॉर्ड ऑफ फैक्टर, और एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी है जो वो अदर फैक्टर लेकर के आया है, लैंड अगर खुद के पास नहीं तो कहीं से रेंट पे ली होगी, तो जिम्मेदारी बनती है कि उसका रेंट पे करे, और वेजेस देने पड़ेंगे लेबर को, लेबर आई है भाई आपके कहने पे आपका काम करने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेजेस देने पड़ेंगे। कैपिटल आपने अगर बैंक से लोन लिया है, पैसा लगाया है, तो आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये भी क्या पेमेंट करनी पड़ेगी। किसकी जिम्मेदारी, एंटरप्रेन्योर की। ही हैज टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईदर फॉर प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वो ये नहीं कह सकता मैं बैंक का इंटरेस्ट नहीं दे रहा, मैं लेबर की वेजेस नहीं दे रहा, मैं लैंड पर रेंट नहीं दे रहा, भाई प्रॉफिट हो या लॉस आपको ये देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो इतनी बात समझ आती है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है। प्रोडक्शन के दो लॉ होते हैं, एक शॉर्ट टर्म में एक लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में जो लॉ होता है उसे कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लॉन्ग टर्म में जो होता है उसे कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग टर्म में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, पहले आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग में बताओ। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग में मतलब होता है ये नहीं कि एक साल से कम का समय रहेगा प्रोडक्शन का तो शॉर्ट टर्म हो गया, एक साल से तो लॉन्ग रन हो गया, नहीं ये मतलब नहीं होता। बल्कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन और लॉन्ग को डिवाइड किया जाता है उसके चेंज के आधार पे, यानी अगर मैं प्रोडक्शन में चेंज कर सकता हूँ या मैं इनपुट में चेंज कर सकता हूँ, मेरा इतना समय है तो वो लॉन्ग रन है। और अगर मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इनपुट में चेंज नहीं कर सकता, सारे इनपुट में चेंज नहीं कर सकता या और प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता, तो वो शॉर्ट टर्म रहेगा। यानी मेरे पास इतना कम समय है कि मैं रिसोर्स नहीं बढ़ा सकता, मैं कैपिटल नहीं बढ़ा सकता, मैं लैंड नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, तो वो शॉर्ट रन में कंसिडर हो जाएगा। और लॉन्ग रन में जब मेरे पास इतना समय है कि मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, यानी ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, वो क्या होता है, वो लॉन्ग रन में होता है। इतनी सी बात है, ठीक है। और शॉर्ट रन में क्या होता है, कम से कम मेरा एक नया फैक्टर तो क्या है, फिक्स रह ही जाएगा, वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा, इसमें चेंज मैं कर ही नहीं पा रहा चाह के भी, तो ये चीज़ होती है। देखो ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जाम के लिए, लॉ ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है, किससे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से, ठीक है, ओके बस। और देयर आर बेसिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहाँ जा, ठीक है, और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोले तो अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दिया भाई की, देखो तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में रिलेशन बताता है बस। मतलब कि मैं कितना इनपुट लगाऊं जिससे मुझे कितना आउटपुट मिलेगा, ये किसने कहा, अल्फ्रेड मार्शल ने अपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन के अंदर। सपोज करो कि मेरे पास 10,000 kg रॉ मटेरियल है, तो मैं इससे कितना आउटपुट बना सकता हूं। सपोज करो अगर मैं पंखा बनाता हूं तो मैं कितने पंखे बना सकता हूं, ये तो पता है। तो इस रिश्ते को कौन बता के जाता है हमें, अल्फ्रेड मार्शल, और क्या बता के आता है इसके हमें, इसे कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। या फिर मुझे अगर 5 पंखे बनाने हैं, यानी 5 फैंस बनाने हैं, तो इसके लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल लगेगा, ये भी तो है क्या, मिनिमम कितना रॉ मटेरियल लगेगा मेरे को, ठीक है, ये चीज है। ये भी कौन बता रहा है, ये भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताया। या तो इनपुट से आउटपुट का रिश्ता देख लो या आउटपुट से इनपुट का रिश्ता देख लो, दोनों ही सूरतों में क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहा जाएगा। और वो भी कब, शॉर्ट रन के अंदर, जब कम से कम एक फैक्टर तुम्हारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा ही रहेगा। अब देखें एक बार, देखो रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इन द शॉर्ट पीरियड। ध्यान रखना शॉर्ट पीरियड में कौन सा लॉ काम करता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग सम फैक्टर। तुम आउटपुट को बढ़ा सकते हैं कुछ फैक्टर में, क्या लिखा है, चेंजिंग इन सम फैक्टर। कितने फैक्टर में, सम फैक्टर में। सम फैक्टर बोलते हैं यानी एक ना एक हमारा जो फैक्टर रहेगा वो
फिक्स रहेगा, सब में चेंज नहीं कर सकते ना, ना सब में नहीं कर पाओगे, कुछ में कर पाओगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो वाइल अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे, और अदर का मतलब क्या है, कम से कम एक फैक्टर तो कांस्टेंट रहना ही चाहिए। सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। दिस लॉ डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे तो जैसे अभी तक पढ़ता है ना यूटिलिटी के अंदर, वैसे भी हमने देखा था, और बाकी चैप्टर में देखा था, ऊपर वाले में भी हमने देखा था, वैसे ही है टीपी, एपी और एमपी कुछ होता है। टोटल प्रोडक्ट मतलब कि हमने अपने रिसोर्स या अपने इनपुट का यूज करके टोटल प्रोडक्ट कितना बना लिया, टोटल आउटपुट कितना बना लिया, उसे बोलेगा टोटल प्रोडक्ट। और हमने अपने एडिशनल इनपुट, यानी अभी मैं मान लो 2 लेबर से 4 फैंस बना रहा था, ठीक है, अब मैंने इसमें 1 लेबर और लगा दी, 3 लेबर कर दी मैंने, अब 3 लेबर से मैं 6 फैन बना रहा हूं। तो ये बताओ इस एडिशनल 1 लेबर के आने से मुझे कितना प्रोडक्शन का फायदा हुआ, 2 का। तो जो एडिशनल लेबर आई उसने जो एक्स्ट्रा फैन बनाया उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी शॉर्ट में। और एवरेज प्रोडक्ट यानी कि टोटल प्रोडक्ट जो मेरा बना है उसको कितने नंबर ऑफ लेबर ने बनाया है, तो एक लेबर कितना बनाएगी ये पता लगाना है, ठीक है, यानी पर लेबर या पर फैक्टर ऑफ इनपुट के हिसाब से कितना आउटपुट बनाया गया। तो एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार समझ आ जाएगा। टोटल आउटपुट ऑफ फर्म, यानी एक महीने में पीरियड ऑफ टाइम लिखा ना, एक हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल, तो एक साल के अंदर कितना हमने टोटल बना लिया। एवरेज एपी इज टोटल आउटपुट पर यूनिट, यानी टोटल कितना बनाया हमने एक यूनिट में, यानी कि मानो कि 10 लेबर ने 10 लेबर ने 100 पंखे बनाए, 100 छोड़ो फिर तो मिक्स हो जाएगा, 200 पंखे बनाए, ठीक है। तो ये बताओ एक लेबर ने कितने बनाए होंगे, 20, इजी तो है। ये 200 ये क्या हो गया, टीपी हो गया, और ये क्या हो गई, यूनिट्स हो गई। तो मैं एपी का अगर फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो एपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, टीपी डिवाइड बाय क्वांटिटी, बस ये अपना एपी का फॉर्मूला बन गया। देखो कहाँ गया, देखो ये रहा, ऑफ द वेरिएबल इनपुट का यूज करके 10 एपी इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, ठीक है भाई साहब। चलो टोटल क्वांटिटी, यानी कि कितना, क्वांटिटी भी किसकी, इनपुट की, इनपुट भी कौन सा वाला, वेरिएबल वाला, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये रहा फॉर्मूला एपी का, Q इज द टोटल प्रोडक्ट एंड L इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर, ठीक है, सिंपल है। चलो एमपी, एमपी इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, यानी कि टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ है, तो 4 से 6 पे आया था हम लोग, तो 2 का चेंज हुआ, बाय एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, तो हमने एक लेबर वाला लगाई ना यहाँ पे, तो एक लेबर के आने से कितना चेंज हुआ हमारे टोटल प्रोडक्ट में, उसे बोला जाता है एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो एमपी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एमपी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, चेंज इन टीपी, यानी टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ बाय चेंजिंग इन यूनिट्स ऑफ लेबर, क्योंकि लेबर को ही वेरिएबल माना गया है और बाकी सारे फैक्टर को मोस्टली शॉर्ट रन में क्या माना गया, फिक्स माना गया, इसलिए लेबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो एमपी का फॉर्मूला ये लिखा है इसको। और एमपी का एक और फॉर्मूला होता है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। चलो देखो एक बार ये दे रखा है, टेबल के हिसाब से एक्सप्लेनेशन देख लो तो समझ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 लेबर, टीपी कितना बनाया, एक लेबर बनाती है 10, 2 मिलकर बनाती है 22, 3 बनाती है 36, 4 बनाती है 48, इस प्रकार से दिया हुआ। तो एपी कितना आ जाएगा, क्या करोगे, टीपी डिवाइड बाय यूनिट ऑफ लेबर, तो 10 डिवाइड बाय 1, 22 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 11 हो गया, 36 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो इस प्रकार से आप सारे एपी निकाल लेंगे। और एमपी कैसा आया, या तो चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन लेबर कर लो, या फिर टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 कर लो। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाए हमेशा, तो ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला लगाना, मेनली चेंज इन टीपी डिवाइड चेंज इन लेबर वाला भी सही है, बट वाला कहीं कहीं पे डिपेंड करता है, गलती हो जाएगी। अगर देखो यहाँ तो यूनिट जो है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज में है 1 2 3 4 5, लेकिन अगर गैप आ जाएगा 1 4 7, तो उस केस में आप चेंज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर सही आएगा। ये वाले फॉर्मूला आंसर उस केस में गलत आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम दे रखा है, तो चेंज इन टीपी और टीपी, एपी और एमपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम को बनाने के लिए तो आपको नहीं देखना है, बट इस डायग्राम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने जरूरी है। जैसे क्या क्या मैं बताता हूँ, देखो लिखे भी हुए हैं, ये पॉइंट है। तो जब हम डायग्राम बनाते हैं टीपी एपी एमपी का, तो ये कितनी स्टेज में डिवाइड होता है, पहली बात तो 3 स्टेज में डिवाइड होता है, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, फेज 1 फेज 2 फेज 3, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। देखो शुरुआत में, देखो शुरुआत में जैसे 0 इनपुट तो 0 सब कुछ था,
वैसे ही इनपुट बढ़ता गया, ठीक है, इनपुट बढ़ते गए, देखो 1 2 3 4 इनपुट जहाँ से बढ़ते रहे, और ये हमारे TPMP के ग्राफ, ठीक है। तो जैसे ही एक इनपुट लगाया तो कुछ इनपुट आया, आउटपुट आया हमारे पास, फिर 2 लगाया फिर कुछ बढ़ा। तो देखो ये जो TP का ग्राफ है, शुरुआत में TP का ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है, फिर दोबारा बढ़ रहा है और फिर गिरने चला गया। तो TP जो है शुरुआत में बढ़ता कैसे है, इंक्रीजिंग रेट से। कैसे इंक्रीजिंग रेट से, देखो दिखाता हूँ, ये टेबल देखें, इसमें दिख जाएगा आपको। देखो फर्स्ट पॉइंट पे TP कितना था 10, सेकंड पे कितना होगा, 2 लेबर ने मिलकर 22 बनाया, ठीक है, 3 ने मिलकर कितना बनाया 36। अब ध्यान से देखना, जब मैं 10 से 22 पे आया, जब हम 10 से 22 पे आए तो कितने का फायदा हुआ, बताओ कितने का फायदा हुआ, 12 का, ठीक है। और जब मैं 22 से 36 पे आया तो कितने का फायदा हुआ, 14 का, 14 का, ठीक है। और फिर मैं 36 से 48 पे आ गया, फिर उसके बाद फिर कैसा फायदा हुआ, फिर फायदा सिर्फ 12 का हुआ। उसके 48 से 55 पे आ गया तो कितना का फायदा हुआ, फिर सिर्फ 7 का फायदा हुआ। फिर 55 से 60 पे आ गया तो कितना फायदा हुआ, 5 का फायदा हुआ। फिर 0 का फायदा हुआ, और फिर क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर तो नुकसान ही हो गया, ठीक है। तो शुरुआत में देखो, पहले तो ये वाला और ये वाला पॉइंट, पहले से दूसरे पे आए तो 10 का फायदा, दूसरे पे आए तो कितना का फायदा हुआ, दूसरे से तीसरे पे आए तो 12 का फायदा। देखो फर्स्ट से सेकंड पे आए तो 12 का फायदा हुआ, फिर सेकंड से थर्ड पे आए तो 14 का फायदा हुआ। तो TP हमारा बढ़ा, और किस रेट से बढ़ा, इंक्रीजिंग रेट से। देखो पहले से 12 की बढ़ोतरी हुई, फिर 14 की बढ़ोतरी हो गई। मतलब क्या हो गया, 10वीं में आपके 70% नंबर आए, 11वीं में आपके 80% नंबर आए, और 12वीं में आपके 95% नंबर आए। तो बढ़ोतरी तो हुई, प्लस साथ साथ रेट में भी बढ़ोतरी, परसेंटेज जो है, इंक्रीजिंग रेट जो होता है, ट्रेंड जो होता है, उसमें बढ़ोतरी हुई। पहले से 10% की बढ़ोतरी हुई, 70 से 80%, और 12वीं में 15%, यानी इंक्रीमेंट भी हुआ। तो डबल इंक्रीमेंट हो गया। टोटलिटी में तो बड़े ही बड़े, बट इंडिविजुअलिटी में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई आपकी, इंटरनली भी। तो ये होता है। तो शुरुआत में जो TP होता है वो कैसे बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद TP बढ़ तो रहा है, फिर क्या हुआ, फिर फाइनल में ग्रेजुएशन में आपके कितना हमारा फर्स्ट ईयर में आपके 97% आए, 95 से 97 तक पहुंचे। लेकिन ये देखो, पहले 10वीं से 11वीं में 10% की बढ़ोतरी, 70 से 80% हुआ, तो ठीक है। 11वीं से 12वीं में 95% आए तो आपकी बढ़ोतरी कितनी हुई, 15% की हुई। और जैसे ही आप 12वीं के बाद कॉलेज में आए तो 95 से 97 लाए, लेकिन बढ़ोतरी कितनी की, सिर्फ कितने की, सिर्फ 2% की। तो देखो सीधा गिर गया ना एक तरीके से, 15% की बढ़ोतरी, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई, तो ट्रेंड गिर गया आपका। तो उसी प्रकार से देखो, इसके बाद से 36 के बाद से देखना फिर क्या हुआ, 36 के बाद से यहाँ तक देखो, यहाँ तक बढ़ रहे हैं, बट इंटरनली गिरते रेट से बढ़ रहे हैं। तो उसी के साथ फिर हम लोग इंक्रीज हुए, बट डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। टोटलिटी में तो बढ़े, बट रेट कैसा रहा, डिक्रीजिंग रहा। फिर लास्ट में TP फिर क्या गिरने ही लग गया, जब हद से ज़्यादा लेबर लगने लगी। याद करो शुरुआत में बताया था मैंने कि जब क्या होता है, जब एक्स्ट्रा लेबर लग जाती है, लैंड वाले में पढ़ा था ना हमने, कि जब हद से ज़्यादा लेबर लगने लग जाएगी तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाएगी, डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी। इसे इसका नाम क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, अभी आगे चल के बताएंगे। वैसे तो ग्राफ देखो कैसा होता है। मैंने आपको, अगर आपने ध्यान से पुराने लेक्चर देखे तो बताया था कि जब भी कोई ग्राफ इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो वो शुरुआत में छाती फुला करके, यानी आगे की तरफ छाती होती है उसकी, सीना चौड़ा कर करके बढ़ता है, ठीक है। और जब कोई ग्राफ बढ़ता है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़े तो उसके शोल्डर झुक जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ से पहले तो बढ़ रहा है छाती फुला करके, लेकिन सेकंड स्टेज में क्या हुआ, बढ़ रहा है बट शोल्डर झुका करके। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे छाती फुला करके बढ़ा वो। सेकंड में क्या हुआ, बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। तो कोई भी ग्राफ जो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है वो कैसा होता है, शोल्डर झुके होते हैं, यानी झुका हुआ होता है ऊपर से। और थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा हमारा TP, तो गिरने ही लग गया, फिर तो फॉल ही हो गया। तो ये है, अब पढ़ो देखो ध्यान से। अब ये तो TP है, तो MP क्या होता है, MP शुरुआत में बढ़ता है, फिर मैक्सिमम पहुंचता है, और फिर गिरता है, और फिर गिरता गिरता इतना गिरता है कि MP एक पॉइंट पे क्या होता है, नेगेटिव भी हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या बात है, समझ वाली बात आएगी। देखो, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ TP, AP MP गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, सब क्या है, बढ़ रहा है। बट एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज MP स्टार्ट डिक्लाइन। तो जैसे ही पहली स्टेज आती है उसके बाद से MP गिरने लगता है, MP तो गिरना ही चालू हो जाता है। लेकिन TP क्या होता है, बढ़ता है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है।
ध्यान रखना, ये एक चीज़ हो गई। एंड द फर्स्ट स्टेज एंड व्हेन द एम पी इक्वल टू ए पी, और पहली स्टेज खत्म कब होती है हमारी यहाँ पे, जो हमारा ए पी और एम पी बराबर हो जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेज देखी जाए तो क्या होती है, टीपी गोज ऑन इंक्रीज, सेकंड में टीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट एक डिक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। एपी गोज ऑन डिमिनिशिंग, एपी तो गिरता ही रहता है शुरुआत से। एमपी ऑल्सो डिमिनिशिंग एट द एंड ऑफ सेकंड से, एमपी भी क्या है, अब गिरने लग गया यहाँ पे देखो, ठीक है। टीपी रीच मैक्सिमम, और यहाँ पे टीपी क्या होता है, मैक्सिमम पहुंच जाता है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन है एग्जाम का, जब टीपी मैक्सिमम पर है, टीपी कहां पर है, मैक्सिमम पे, उस पॉइंट पे एमपी क्या है अपना, देखो एमपी क्या है यहाँ पे, जीरो है ना एमपी। तो जब टीपी अपने मैक्सिमम पर होता है तो एमपी क्या होता है अपना, जीरो होता है उस पॉइंट पे, ध्यान रखना ये काम की बात है, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। थर्ड स्टेज, टीपी एंड एपी गो ऑन डिमिनिशिंग बट एमपी बिकम नेगेटिव एंड सो द एमपी कर्व क्रॉस्ड द एक्स एक्सिस। तो थर्ड स्टेज में एमपी क्या होता है, नेगेटिव रहता है, और जब एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी गिर रहा होता है, टीपी फॉल कर रहा होता है। द एमपी कर्व इंटरसेक्ट द एपी कर्व व्हेन द एपी मैक्सिमम, ठीक है। और एपी और एमपी कहाँ पे काटते हैं एक दूसरे को, जब एपी अपना मैक्सिमम पर होता है। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, बस आपको ये याद करना है, बस याद भी करना है, बस सुनने अच्छे से, दिमाग में बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर सेक्टर बट ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर एक्सेट्रा। तो ये जो लॉ है ये किस पर अप्लाई नहीं होता, एग्रीकल्चर सेक्टर पर अप्लाई नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। अब रीजन क्या है इसका, देखो रीजन सिंपल सा है, ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर नॉट होमोजीनियस, मतलब कि जो भी सारे जो हम वेरिएबल फैक्टर यानी जितनी भी लेबर है वो सब होमोजीनियस तो नहीं है, सबकी एफिशिएंसी और सबकी प्रोडक्टिविटी क्या है, अलग अलग है। इसलिए क्या बोला गया, ये जरूरी नहीं कि सारे आकर के बढ़ा दें, कुछ ऐसे भी होंगे नालायक जो हमारे काम को खराब कर देंगे, इसलिए क्या वो डिक्रीजिंग रेट हो जाएगा एक पॉइंट का, और सोचते हैं गिरना भी चालू हो जाए, ठीक है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे दोनों एक दूसरे के, एक्चुअली कॉम्बिनेशन बिकम रॉन्ग, क्या पता कॉम्बिनेशन बिकम रॉन्ग हो जाए, मतलब हम जो एक्स्ट्रा लेवल लेकर आए तो वो कॉम्बिनेशन नहीं रहा, मतलब हम गलत लेवल उठा रहे हैं, ठीक है। स्किल अच्छी नहीं थी उनके पास, ठीक है। ठीक है, अब ये रीड कर लेना, मैं अजम्पशन पढ़ लो एक बार फटाफट से। ये अजम्पशन मानी जाती है कि भाई सारे फैक्टर क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। दे द पॉसिबिलिटी टू चेंज सम फैक्टर, ये माना गया है कि आप कुछ फैक्टर में चेंज कर सकते हैं और कुछ में नहीं कर सकते, कुछ कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। लैंड जैसे फिक्स रहेगी, ये माना गया है। पॉसिबिलिटी टू चेंज कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर, मस्ट बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये माना गया भाई टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये किस पर अप्लाई होता है, शॉर्ट टर्म अप्लाई होता है, लॉन्ग रन अप्लाई नहीं होता, ये भी अजम्पशन माननी पड़ेगी, ठीक है। बस फिर बात करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की, एक मिनट को, हाँ, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ये किस पर अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है लॉन्ग रन में, और लॉन्ग रन में ये माना जाता है कि जो सारे के सारे फैक्टर होते हैं हमारे कैसे होते हैं, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, चाहे लैंड हो, चाहे कैपिटल, चाहे एंटरप्रेन्योर, चाहे लेबर, सब वेरिएबल है, सबको चेंज करा सकते हैं, सब में बढ़ोतरी की जा सकती है। इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट फॉर लॉन्ग पीरियड, वहाँ पे क्या था, शॉर्ट पीरियड की। तो एग्जाम का क्वेश्चन समझ आया ना क्या हो सकता है, शॉर्ट रन में कौन सा लॉ काम कर रहा है और लॉन्ग में कौन सा लॉ काम कर रहा है, ठीक है। द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर इज कॉल्ड स्केल, जो हम क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं फैक्टर की, उसे बोला गया स्केल में चेंज होना, ठीक है। बट ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी चेंज मल्टीपल टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डबल्ड और ट्रिपल्ड, दिस इज डन टू कैरी आउट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी, लैंड भी बढ़ानी पड़ेगी, तब आपका अच्छे से लार्ज स्केल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो आउटपुट में चेंज हुआ उसे क्या बोला गया, चेंज इन आउटपुट कॉल्ड रिटर्न, ठीक है। रिटर्न मतलब क्या है, जो हमने इनपुट लगाया उससे हमें आउटपुट क्या मिला, रिटर्न क्या मिला, तो इसलिए जो आउटपुट में चेंज आएगा उसे बोला गया रिटर्न, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये लॉ क्या बताता है, एक्सप्लेन करता है चेंज इन द आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट फॉर लॉन्ग पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है, सीधी बात है, इतनी ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, तो इसमें भी क्या हो सकता है, तीन स्टेज हो सकती हैं, तीनों के नाम क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये बात है। चलो इसका मतलब क्या होता है और देख लेते हैं। देखो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मतलब क्या हो गया, देखो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। पहला पॉइंट, मैंने इनपुट में चेंज करा
50% का, मैंने इनपुट 50% से चेंज नहीं बढ़ा दिया, 50% से इंक्रीज कर दिया मैंने इनपुट, ठीक है। लैंड लेवल में 50% बढ़ा दिया, पहले 4 थी, अब मैंने क्या कर दिया 6 कर दी, ऐसा कर दिया। वहीं अगर बात करूँ तो मेरा आउटपुट भी कितने से बढ़ गया, 50% से बढ़ गया। लो चलो 50 से रहने दो, इसको और ज़्यादा कर लो, ठीक है। चलो 50 ही कर लो। जब जितने परसेंट से इनपुट बढ़ाया उतने परसेंट से इनपुट बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अब समझ आ रहा है क्या हो रहा है। जब मैंने इनपुट बढ़ाया 50% से और मेरा आउटपुट बढ़ा सिर्फ 30% से, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। वहीं अगर मैं बात करूं, मैंने इनपुट बढ़ाया कितने से, 50% से, और मेरी जो रिटर्न है या जो आउटपुट है वो बढ़ गया 70% से, तो इसको क्या बोला गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। खत्म, ये है, ठीक है। तो रीड कर लो फटाफट से। अब देखो अब आ जाएगा, इंक्रीज इन द आउटपुट इज मोर देन द इंक्रीज इन द इनपुट, ठीक है। देखो पहले इसके बाद कराइए, आउटपुट में ज़्यादा चेंज, इनपुट में कम चेंज, सीधी बात है, ठीक है। इट्स सेड टू बी इंक्रीजिंग टू स्केल, इट मींस व्हेन द डबल द इनपुट आउटपुट बी मोर देन डबल। देखो डबल द 50% से ज़्यादा आउटपुट बढ़ा ना मेरा, बस। इसके अंदर कॉज क्या होगा, कारण क्या है ऐसा होने के, हमारी जो लेबर है वो स्पेशलाइज है, इंडिविजुअल फैक्टर है, उसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते फैक्टरों को। डायमेंशनल इकोनॉमिक एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक फॉर स्केल एंड वॉल्यूम डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट देना चालू कर दिया था, तो ये सब चीज़ें। कांस्टेंट इनटू स्केल मतलब क्या हो गया, देखो अब समझ आ जाएगा, तो फटाफट समझ आएगा, अब तो लिख लिया है तो, ठीक है। व्हेन द इंक्रीज इन द आउटपुट एंड इंक्रीज इन द इनपुट आर सेम, ठीक है। तो बस ये वाली बात हो गई, तो डबल बढ़ाया डबल ही बढ़ गया, तो सिंपल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिमिनिशिंग मतलब व्हेन द आउटपुट इंक्रीज, व्हेन द आउटपुट इंक्रीज इज लेस देन, आउटपुट जो बढ़ा है वो क्या कम है इनपुट के मुताबिक, तो इसे बोला जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसका कॉज क्या है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर रही है, उनमें आपसे सहमति नहीं है। लिमिट टू ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। लैक ऑफ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, जब ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा इनपुट लगा दिया हमने और कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हुआ, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, गिर गया, ठीक है। राइज ऑफ प्राइस ऑफ इनपुट, यानी कि इनपुट ही महंगा हो गया, तो आपने इनपुट तो महंगे महंगे ज़्यादा लगा दिए, बट आउटपुट का बढ़ा नहीं, क्योंकि आप प्राइस नहीं बढ़ा पाए ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं, ये रीड कर लोगे तो ऊपर की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बातें बता दी मैंने, और आपको क्रक्स बता ही दिया कैसे पहचाना है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, कांस्टेंट या डिमिनिशिंग है, ठीक है। ओके, बस प्रोडक्शन फंक्शन बचा, फटाफट से खत्म हो जाएगा ये भी अभी, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है, प्रोडक्शन फंक्शन में रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोडक्शन फंक्शन, बस सुन लो हल्का सा ऊपर से ना, ठीक है। ऊपर मेन चीज़ तो हमारी खत्म हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। उसके बाद था हमारा लैंड के फीचर, कैपिटल के फीचर, एंटरप्रेन्योर के, और फिर लेबर के फीचर। ये सारे फीचर इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से ये ध्यान रखना है कि मैन मेड फैक्टर कौन सा है, कैपिटल वाला। तो ये होगा आपका रिवीजन, फटाफट से साथ दे दो, 5 मिनट में लगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ फॉर्म, ठीक है। मतलब कितना इनपुट लगा करिए, कितना आउटपुट कमाया, इन शॉर्ट वही प्रोडक्शन फंक्शन है, जो कि अभी आपने ऊपर डेफिनेशन देखी थी प्रोडक्शन की, वही मतलब, और कुछ नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन दो तरीके, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग पीरियड, बस ये हो जाएगा। देखो फटाफट से जो पढ़ा है वही एक तरीके रिपीटेशन हो गया यहाँ पे। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फैक्टर और प्रोडक्शन इन शॉर्ट पीरियड, ठीक है। ऑल फैक्टर मे नॉट बी अवेलेबल, तो वही वाली बात है, शॉर्ट पीरियड में सारे फैक्टर वेरिएबल नहीं होते ना, कुछ फिक्स रहते हैं। ये तो ऊपर पढ़ के आए हुए वही चीज़ है, देखो दे आर फिक्स और वेरिएबल। फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं, विच आर नॉट अवेलेबल इन शॉर्ट पीरियड, यानी हम चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट पीरियड के अंदर, सो दे आर कॉल्ड फिक्स्ड, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन एक्सेट्रा। वेरिएबल विच आर अवेलेबल टू चेंज आउटपुट, ठीक है, हम शॉर्ट टर्म में बढ़ा सकते हैं, लेबर को मान लेते हैं आमतौर पे, ठीक है, कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल। लॉन्ग पीरियड फंक्शन, इन द लॉन्ग पीरियड जो इनपुट आउटपुट का रिश्ता बताता है वो हो गया, इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये तो वापस सेम चीज़ बता रहा है, कुछ काम का है नहीं इसके अंदर, लो, ठीक है। यहाँ पे फिक्स और वेरिएबल फैक्टर का कोई भी क्या होता है, क्लासिफिकेशन नहीं होता, बट लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर हमारे कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं, लो, ठीक है, डन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चालू करेंगे, यानी कॉस्ट वाला थ्योरी ऑफ कॉस्ट चालू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट तो पूछा, बाकी आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।